2004 में क्या हुआ? 13 मई 2004 को नतीजा घोषित किया गया। कांग्रेस पार्टी को जनादेश मिला। 4 दिन के अंदर 17 तारीख को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम घोषित किया गया प्रधानमंत्री। 4 तारीख को कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को जनादेश मिलेगा। यकीन कीजिए 2 दिन के अंदर, हो सकता है अगले ही दिन, इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री कौन होंगे आपको जानकारी मिल जाएगी। आपका सवाल वास्तविक है, पर थोड़ा जल्दबाजी कर रहे हैं। और हमारे प्रणाली में ये कभी मत भूलिएगा, ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं होता है व्यक्तियों के बीच में। बीजेपी बार-बार बीजेपी कर रही है। नहीं, सब लोग मुझे भी पूछते हैं ना, सब लोग पत्रकार भी पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन बने। मैं हमेशा ये कहता हूं, हमारा सिस्टम अमेरिकन सिस्टम नहीं है। हमारा सिस्टम संसदीय प्रणाली है, पार्टी आधारित लोकतंत्र है। अब तक जो हमने संविधान अपनाया है पार्लियामेंट्री सिस्टम है। राज्यसभा सांसद जयराम जी, राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ और एक और चीज, और बीजेपी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है हमारे ओर से कौन प्रधानमंत्री बनेंगे। उनको चिंता करने की जरूरत है कि आज के प्रधानमंत्री अगले 12 दिन के अंदर निवर्तमान प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। अभी 1 मिनट बाद वापस बात करो। आपके अनुमान के अनुसार इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जीतता है? मैं ज्योतिषी नहीं हूँ और कोई मैं सेफोलॉजिस्ट भी नहीं हूँ। आजकल बहुत जो इलेक्शन के आंकड़े में व्यापार करते हैं उसकी कमी नहीं है हमारे देश में। वो टीवी पर आते हैं, आंकड़े देते हैं। मैं आंकड़ा नहीं दूंगा, मैंने कभी नहीं दिया है। मैं कहूंगा स्पष्ट और निर्णायक बहुमत। इसका माने आप जानते हैं, स्पष्ट और निर्णायक। इसका माने नहीं है कि हमको 273 देख रहा हूं या 280 देख रहा हूं। स्पष्ट और निर्णायक। जो 2003 में जनादेश मिला, वो ऐसा ही जनादेश हमें 2004 में मिलेगा। और एक बार और भी 2024 में। कुछ ऐसे राज्य थे जहां हमारा पूरा सफाया हो गया था 2019 में। राजस्थान साफ, मध्य प्रदेश साफ, महाराष्ट्र साफ, कर्नाटका साफ, तेलंगाना साफ। अब देखिए इस बार बीजेपी हाफ, कांग्रेस साफ नहीं, बीजेपी हाफ। इन्हीं राज्यों में राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, इन 5 राज्यों को देखिए जहां हम थे 2019 में और जहां हम होंगे 2024 में। इसी के हरियाणा में भी मैं कहूंगा, हालांकि हरियाणा एक अद्भुत राज्य है जहां 10 सीटों में से 6 सीट जो कांग्रेस पार्टी में थे वो उम्मीदवार हैं, बीजेपी के उम्मीदवार। 10 में से 6, वो भी एक नोटेबल फीट। हरियाणा साफ या हाफ? हरियाणा में आप देखिएगा बीजेपी साफ। ये स्वच्छ अभियान हरियाणा से शुरू होगा, साफ हो जाएगा बीजेपी। बेरोजगारी पे कुछ कहना चाहूँ यहाँ। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, ये ऐसे हवाबाजी में मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ के किसान पीड़ित हैं। जो वादे किए गए थे किसानों को, किसान संगठनों को, वो पीड़ित हैं। युवा पीड़ित हैं अग्निवीर से, जो सेना में भर्ती, लाखों युवा जो सेना में भर्ती होने का ख्वाब देखते थे, ट्रेनिंग लिया करते थे, कोचिंग सेंटर जाया करते थे, उनका पूरा भविष्य अभी खत्म हो चुका है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं हरियाणा में भी। आरक्षण का मुद्दा भी यहाँ एक बड़ा मुद्दा है। 50% की सीमा, वो भी एक मुद्दा है, उस पर प्रधानमंत्री ने कुछ कहा नहीं है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो पार्टी 10 सीटों में से 6 सीट को अपने ही उम्मीदवार नहीं ढूंढ सकती, बल्कि कांग्रेसियों को खड़ा करती है, ये बिल्कुल साफ दर्शाता है कि बीजेपी की क्या हालत है हरियाणा। सर पंजाब में कैसे देख रहे हैं? वहां पे केजरीवाल आपके सामने लड़ रहे हैं। कहाँ? पंजाब में हम अपने ही बल पर लड़ रहे हैं, हमारा गठबंधन नहीं है।
और वो सोच समझकर हमने गठबंधन नहीं किया पंजाब में। एक मिनट, सोच, आपका सवाल लूंगा। सोच समझकर हमने गठबंधन नहीं किया। आम आदमी के साथ हमारा गठबंधन सिर्फ कुरुक्षेत्र और दिल्ली तक सीमित है, और गुजरात में 3-4 सीट हैं, पर पंजाब में नहीं है। और पंजाब में आप देखेंगे 4 मुख्य पार्टियां लड़ रही हैं, और इसका नतीजा सकारात्मक होगा कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि पंजाब में वही मुद्दे विशेषता, वही मुद्दे महत्व रखते हैं, किसान से संबंधित मुद्दे खास तौर से। एक मिनट सर, गरीबी की बात होती है, आप गरीबी में दे रहे हो, जो महिलाओं के लिए 1 लाख का रखा है आपने, तो क्या मिडिल क्लास के लिए भी कुछ है आपने? अगर आप हमारा घोषणा पत्र देखें, और मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारी घोषणा पत्र की इतनी प्रचार पिछले 75 सालों में हुई नहीं है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने हमारे मैनिफेस्टो का प्रचार किया है, प्रधानमंत्री के प्रचार के बाद 5 लाख लोगों ने डाउनलोड किया है हमारे वेबसाइट से, और उसमें हमने साफ कहा है मध्य वर्गों के लिए हम क्या देने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज मध्य वर्ग जो टैक्स देते हैं, जो जीएसटी, जो व्यापारी और उद्योगपति जीएसटी देते हैं, वो एक भय का वातावरण में रह रहे हैं, क्योंकि धमकी, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सब व्यापारियों के पीछे, उद्योगपतियों के पीछे, जो ईमानदारी से टैक्स भरते हैं, उनके पीछे लगाया गया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि टैक्स में सरलता लाना है, जीएसटी में सरलता लाना है, इनकम टैक्स में सरलता लाना है, और ये जो भय का वातावरण है, जो अफसरों के हाथ में भयंकर अधिकार दिए गए हैं, उसको हमें हटाना है। तो एक मध्य वर्गों के लिए हमने बहुत कुछ हमारे घोषणा पत्र में कहा है, पर खास तौर से हमने इस गारंटी में उसका जिक्र नहीं किया है, क्योंकि इस गारंटी में हमने सिर्फ 5 ऐसे न्याय का जिक्र किया है: महिला, युवा, किसान, श्रमिक और पिछड़े वर्गों का। सर, नौकरियां तो मिलेंगी। इन चुनावों में आप चुनाव आयोग की भूमिका कहां देखते हैं? ईवीएम को लेकर भी मैं देखता ही नहीं हूं। चुनाव आयोग है कहां? मुझे दिखाई नहीं देता। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष संस्था है। टीएन शेषन रो रहे होंगे आज, टीएन शेषन रो रहे होंगे, आंसू की गंगा बहा रहे होंगे। 1952 में जो हमारे मुख्य चुनाव आयोग थे, एक बड़े महान व्यक्ति थे, दुनिया भर में उनका नाम था। अलग अलग देशों में उनको निमंत्रण आया कि हमारे देश में भी आप चुनाव करवाइए। सुकुमार सेन, वो हमारे देश के पहले सीईसी थे, वो भी आंसू की गंगा बहाते हो। जेएम लिंगड़ो एक सीईसी हुआ करते थे 1990 के दशक में, वो भी आंसू की गंगा बहाते हो। एक संवैधानिक संस्था, जिस संविधान अधिकार देता है निष्पक्ष रहने का। प्रधानमंत्री को एक नोटिस नहीं जाता है। हर उम्मीदवार बीजेपी का धार्मिक प्रतीक के आधार पर चुनाव अभियान चला रहे हैं, भगवान की मूर्ति लगाकर चला रहे हैं। ये तो कानून का उल्लंघन है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णयों का उल्लंघन है, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन है। हम बार बार शिकायत कर, मैं थक गया बार बार शिकायत करके इलेक्शन कमीशन से। सर, कुछ दिन पहले परसेंटेज जो बदली गई है, 6%, 7% बदल दी गई, रेट जारी किए जा रहे हैं आंकड़े, इसको लेकर मैंने इस पर बहुत सारी टिप्पणियां की हैं। मैंने उसी दिन कहा था, और मेरे कहने की 2 घंटे बाद उन्होंने वो जानकारी दे दी। 11 दिन लगे पहले चरण के आंकड़े, ये कभी नहीं हुआ है। 11 दिन के बाद वो आंकड़े प्रकाशित किए गए। वीवीपैट को लेकर हमने कई मांगे की हैं, हमें अपॉइंटमेंट तक नहीं मिला, हमसे मिलने का इनकार कर दिया। देखिए, मुझे दर्द होता है, अफसोस होता है कि एक संवैधानिक संस्था, जहां ऐसे सुकुमार सेन, टीएन शेषन, जेएम लिंगड़ो, एमएस गिल जैसे लोग रह चुके हैं, आज वही संस्था देख रही है
मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन हो रहा है।